हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं सरल आवर्त गति के बारे में। सरल आवर्त गति को इंग्लिश में बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे बेटा कि घरों में एक पेंडुलम वॉच हुआ करती है। ठीक है, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वो क्या करती है, वो आगे और पीछे मोशन करती रहती है। जब आगे और पीछे मोशन कर रही है बेटा, तो उसकी मोशन को भी हम कौन सी गति बोलते हैं, सरल आवर्त गति। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होने वाले हैं। स्प्रिंग का एग्जाम्पल होने वाला है कि अगर हम स्प्रिंग को पुल कर लें बेटा और खींचकर उस पर फोर्स रिमूव कर दें, तो फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपनी स्थिति को में वापस चली जाती है, यानी वो भी टू एंड फ्रो मोशन करती है बेटा। तो आगे पीछे मोशन कर लिए तो उस गति को भी हम कौन सी गति बोलते हैं, सरल आवर्त गति बोलते हैं। तो ऐसे कुछ जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हम समझेंगे और जो हमारी सरल आवर्त गति है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, सरल आवर्त गति को समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कौन सी मोशन की बेटा, आवर्ती गति की, पीरियोडिक मोशन की। देन हम बात करेंगे बेटा दोलनी गति की, ऑस्किलेटरी मोशन की। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा पीरियोडिक मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन और दोलनी गति को बेटा हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है कि जो पृथ्वी है सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर वो कितने टाइम में चक्कर लगा रही है बेटा, तो आंसर आता है सर 365 दिन के अंदर वो अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेती है बेटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें कि हमारे पास में सूर्य है सन, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ने, सूर्य के चारों ओर बेटा पृथ्वी ने मोशन स्टार्ट करी और कहां पर करी, t बराबर 0 पे बेटा। अब t बराबर 0 पे जब मोशन करेगी तो ये मोशन क्या करेगी, अपनी एक राउंड जो है बेटा, ये एक राउंड कंप्लीट कर लेगी कितने दिन में, 365 दिन में बेटा। मतलब 365 दिन के बाद पृथ्वी जो है बेटा अपनी जगह पर वापस आ जाती है और फिर क्या करती है, 365 दिन के बाद दूसरा राउंड करना स्टार्ट कर देती है। फिर अगेन अपना एक राउंड करने में, अगेन दूसरा राउंड करने में भी ये कितना टाइम लेती है बेटा, 365 दिन लेती है। उसके बाद में क्या करती है, फिर तीसरा राउंड करने लगती है। तीसरा राउंड करने में भी कितना टाइम लेती है बेटा, 365 दिन लेती है। यानी यहां पर हो क्या रहा है, जो पृथ्वी है अपनी गति को, अपनी मोशन को, अपने पाथ को दोहरा रही है बेटा कितने टाइम के बाद में, 365 दिन के बाद में। यानी हम यहां पर यह कहें कि अगर कोई वस्तु, कोई कण, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी मोशन को रिपीट करता है बेटा, अपनी मोशन को दोहराता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद में बेटा, तो यहां पर वो निश्चित टाइम कितना हो गया, 365 दिन। तो एक निश्चित टाइम के बाद में अगर कोई पार्टिकल, कोई वस्तु अपनी मोशन को रिपीट करती है बेटा, तो उस गति को बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन, मतलब आवर्ती गति। ठीक है, और जो टाइम उसको लगता है, जैसे यहां पर 365 दिन लगा बेटा, उस टाइम को हम बोलते हैं आवर्त काल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पीरियोडिक मोशन, आपको आवर्ती गति समझ में आ गया होगा कि आवर्ती गति क्या है। तो सिंपली हम एक लैंग्वेज में बात करें, एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु अपनी गति को, अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, अपनी मोशन को दोहरा रही है एक समय अंतराल के बाद में, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में बेटा, तो उस गति को बोलते हैं आवर्ती गति। ऐसा आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, आपने देखा होगा घरों के अंदर जो घड़ी होती है, अगर हम घड़ी की बात करें बेटा, तो घड़ी क्या करती है अपनी, जैसे मान लीजिए हम आवर वाली नीडल की बात कर लें बेटा, तो आवर वाली जो सुई होती है वो क्या करती है, 12 घंटे के अंदर, ठीक है, पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है। ठीक है, यहां से मोशन स्टार्ट करी, ठीक है, और वापस से पूरा अपनी पोजीशन में आने पे बेटा 12 घंटे ले लेती है। उसके बाद जब वो दूसरा राउंड स्टार्ट करती है, तो उसके बाद जब वो रिटर्न अपनी पोजीशन में वापस आती है बेटा, तो भी उसको कितने घंटे लग जाते हैं, 12 घंटे लग जाते हैं, 12 आवर। यानी कि जो घड़ी की नीडल है, जो घड़ी की सुई है, वो अपनी मोशन को रिपीट कर रही है कितने टाइम इंटरवल के बाद में बेटा, 12 आवर के बाद में, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में रिपीट कर रही है। तो इस टाइप की मोशन को हम कौन सी गति बोलते हैं बेटा, आवर्ती गति बोलते हैं। तो आवर्ती गति की एक सिंपल डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं बेटा आपको, कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उस गति को बोलते हैं आवर्ती गति। एंड तथा लगने वाले उस निश्चित समय को आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें बेटा, दूसरी हम ले रहे हैं दोलनी गति। दूसरी हम ले रहे हैं कौन सी गति बेटा, दोलनी गति। दोलनी गति मतलब ऑस्किलेटरी मोशन। अब ऑस्किलेटरी मोशन के अंदर क्या होगा, इसके भी एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। तो यहां पर जो है दोलनी गति के अंदर हमें यहां पर कौन सी गति देखने को मिल रही है बेटा, आवर्ती गति देखने को मिलेगी, बट साथ में एक और वर्ड यहां पर ऐड होने वाला है। यहां पर वर्ड तो मत बोलिए, एक लैंग्वेज ऐड होने वाली है बेटा। वो लैंग्वेज कौन सी है यहां पर, तो देखिएगा
टू एंड फ्रो बेटा। वो कौन सी लैंग्वेज ऐड होने वाली है? तो आंसर है बेटा टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो का मतलब हो जाता है आगे तथा पीछे, आगे तथा पीछे बेटा। यानी कि यहां पर क्या होगा, पार्टिकल जो है, जो कण है, जो वस्तु है, वो मोशन तो करेगी लेकिन आगे भी मूव करेगी, पीछे भी मूव करेगी, आगे भी मूव करेगी, पीछे भी मूव करेगी बेटा। लेकिन साथ में यहां पर भी क्या हो रहा होगा, जो रिपीट होगी, यहां पर भी दोहराना जरूरी होगा बेटा मोशन को। ठीक है, जो दोहराएगी वो एक निश्चित समय अंतराल में दोहराएगी बेटा, इसलिए यहां पर भी जो मोशन है बेटा वो आवर्ती गति भी होगी। ठीक है, तो हम यहां पर ये बोलेंगे बेटा यहां पर कि पार्टिकल क्या करे, कण क्या करे, वस्तु क्या करे, अपनी मोशन को दोहराए, अपनी मोशन को दोहराए एक निश्चित समय के बाद में, प्लस साथ में क्या करना चाहिए, आगे तथा पीछे भी मोशन करते रहना चाहिए बेटा। तो उस टाइप की गति को बोलते हैं हम दोलनी गति। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर बात करें बेटा, जैसे हमारे पास में यहां पर हमने क्या किया, एक बॉल ले ली बेटा। ठीक है, एक बॉल को एक धागे से बांध दिया। ठीक है, जो अगर पेंडुलम बनाते हैं तो यहां पर हम बिंदु मास लेते हैं बेटा। कौन सा मास लेते हैं? बिंदु मास, यानी बिंदु द्रव्यमान लेते हैं बेटा। ठीक है, बिंदु की साइज का द्रव्यमान लिया जाता है लेकिन मिलता नहीं है, इसलिए हम यहां पर बॉल कंसीडर कर लेते हैं बेटा। अब क्या हुआ, आपने यहां पर से क्या किया बेटा, बॉल को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी। ठीक है, बॉल को जब आपने एनर्जी प्रोवाइड करी बेटा, तो बॉल क्या करेगी, बॉल आगे की साइड में मूव करेगी बेटा, यानी उसने आगे की साइड में मोशन शो करी बेटा। जो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पर हम जो है पूरा फोर्स, इस पे लगने वाला नेट फोर्स, टोटल फोर्स जीरो मान रहे हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है बेटा, कुल फोर्स जीरो हो जाता है, तो हम उस स्थिति को बोलते हैं बेटा माध्य स्थिति। उस स्थिति को कौन सी स्थिति कहा जाता है? तो आंसर है उस स्थिति को कहा जाता है माध्य स्थिति बेटा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर हमने इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, हमने इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करी बेटा। एनर्जी जैसे ही मिली, पार्टिकल ने क्या किया बेटा, यहां से आगे की साइड मूव करना स्टार्ट किया, और ये जहां तक जा सकता था, मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट ले सकता था, जितना विस्थापित हो सकता था बेटा, उतना विस्थापित हुआ। और इस स्थिति के बाद वो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो भी एनर्जी थी, ठीक है, गतिज ऊर्जा जितनी भी थी, वो सारी कन्वर्ट हो गई किसमें, स्थितिज ऊर्जा के अंदर, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। गतिज ऊर्जा कन्वर्टेड इनटू स्थितिज ऊर्जा। बड़ी अजीब लैंग्वेज है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा बदल गई है किसके अंदर बेटा, स्थितिज ऊर्जा के अंदर। तो अब ये जो स्थिति है, अब इसके आगे वो जा नहीं सकता, इसलिए इसको बोला जाएगा चरम स्थिति। इसको कौन सी स्थिति बोलेंगे बेटा, चरम स्थिति। थोड़े से हिंदी टर्मिनोलॉजी बड़ी अजीब लगती है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन बेटा। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, आप दोनों वर्ड लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, माध्य स्थिति जो बिंदु द्रव्यमान था, ठीक है, माध्य स्थिति से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, चरम स्थिति का। अब लेकिन इस पे क्या होता है बेटा, एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, उस फोर्स को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स लगने की वजह से ये जो बिंदु द्रव्यमान है, जो बॉल है, ये माध्य स्थिति की तरफ वापस आना स्टार्ट करता है बेटा। ठीक है, ये जो है माध्य स्थिति की तरफ वापस आया, उसके बाद में क्या करेगा बेटा, ये रिटर्न इधर की साइड में अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में भी जहां तक जा सकता है बेटा वहां तक जाएगा, और इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्थितिज ऊर्जा में बेटा। और इस स्थिति को हम अगेन कौन सी स्थिति बोलेंगे बेटा, चरम स्थिति। कौन सी स्थिति बोलेंगे इसको हम, अगेन चरम स्थिति बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां पर देखिए, तो अभी आपको वैसे मैं लिख देता हूं, बट आगे चल के पता लगेगा, इस सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है बेटा, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो आपको माध्य स्थिति थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, चरम स्थिति क्लियर हो गया है। माध्य स्थिति मतलब जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाए, नेट बल क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। चरम स्थिति मतलब जहां पर सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में, और उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जो उसको वापस से लाने का काम करेगा बेटा, वो उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस पर लग रहा हो, स्टार्ट क्या होगा मतलब लगता तो पूरे पाथ पर ही है, तो यहां पर भी लग रहा होगा, और इसके आगे इसको जाने नहीं देगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर ये हमने डिस्कस कर लिया दोलनी गति को। तो इस प्रकार की जो मोशन है, अगर आप इसमें देखें बेटा, तो जो बॉल है, बॉल क्या कर रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है,
तो जब भी कोई कण, जब भी कोई वस्तु आगे और पीछे मोशन करता है और एक टाइम इंटरवल के बाद में बेटा, एक निश्चित समय के बाद में अपनी मोशन को रिपीट करता है, दोहराता है, तो उस मोशन को बोलते हैं बेटा दोलनी गति। ठीक है, तो आप यहां पर पहले लिख लीजिए कौन सी गति, आवर्ती गति और दोलनी गति। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि दोलनी गति के लिए क्या कंडीशंस होने वाली है, क्या शर्त होने वाली है बेटा। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं बेटा हम कि दोलनी गति के लिए क्या शर्त होती है बेटा। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन बेटा, कंडीशंस ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन, कंडीशन ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन बेटा, आप इसको लिख लीजिए, मैं हिंदी में भी लिखा देता हूं बेटा इसको, दोलनी गति की शर्त। ठीक है, अब यहां पर सुनना बेटा, दोलनी गति की शर्त के लिए क्या होगा, हमें मानना पड़ेगा बेटा, माना कि कण पर F बराबर -kx⁴n। ठीक है, ये बल है, माना कि कण पर बल F बराबर -kx⁴n लगता है। ठीक है, ये हम मानकर चल रहे हैं बेटा यहां पे। ठीक है, यहां पर k जो है एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट ले लिया है, इस कांस्टेंट को हमने क्या ले लिया बेटा, k को कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है, अब जो कण पर जो बल लग रहा है बेटा F बराबर -kxn। ठीक है, इसको लेते हुए हम यहां पर दो केस बनाते हैं बेटा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में समझना बेटा क्या है, केस नंबर 1 के अंदर जो, क्योंकि यहां पर दोलनी गति होना या ना होना इस बात पे निर्भर करता है कि n की वैल्यू क्या है बेटा, सरल आवर्त गति होना भी इस बात पे निर्भर करता है कि n की वैल्यू क्या है। क्लियर, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि यदि हम ये कहें, यदि n एक सम नंबर हो बेटा, यदि n क्या हो, एक सम नंबर हो, यदि n एक सम नंबर है बेटा, सम नंबर का मतलब आप समझते हैं बेटा कि n बराबर 2, 4, 6। ठीक है, और भी आगे तक आप ले सकते हैं, डेट करके इसको लिख दीजिए बेटा। तो n क्या हो गया, 2, 4, 6 एक सम नंबर हमने मान लिया है। बहुत अच्छा। ठीक है, अब यहां पर समझना, अगर n एक सम नंबर है तो क्या क्या हो सकता है बेटा। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लीजिए आप, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं बेटा, अभी क्या लेकर चल रहे हैं हम, ग्रेटर देन 0 लेकर चल रहे हैं बेटा। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में हम लेकर चलेंगे बेटा x इज लेस देन 0। अब देखो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब 0 से बड़ी है बेटा। ठीक है, डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर x बराबर 0 ले लीजिए बेटा। ठीक है, यहां पर आपने x इज ग्रेटर देन 0 ले लिया बेटा, और यहां पर आपने x इज लेस देन 0 ले लिया। ठीक है, अब यहां पर हम काम कर रहे हैं अभी किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा। ठीक है, एक पार्टिकल है, उसकी मोशन की बात होगी बेटा कि पार्टिकल x बराबर 0 पर है तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 पर है तो क्या होगा, x इज लेस देन 0 पर है तो क्या होगा बेटा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो कि जब x इज ग्रेटर देन 0 पर है बेटा, तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, 0 से बड़ी है। जब x 0 से बड़ा है और जब कोई पॉजिटिव का आप स्क्वायर करते हैं, अगर हम n की वैल्यू 2 से काम कर रहे हैं यहां पर, अगर आप x की पॉजिटिव है और पॉजिटिव का जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये भी हमें क्या देगा बेटा, इट विल गिव पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें ये पॉजिटिव दिया, लेकिन पॉजिटिव के साथ में यहां पर क्या लगा, धनात्मक के साथ में एक नेगेटिव प्रेजेंट है बेटा, इसलिए ये धनात्मक और ये माइनस, तो टोटल मिलके क्या हो गया, माइनस, नेगेटिव, ऋणात्मक हो गया बेटा। तो यानी जो फोर्स है बेटा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ नेगेटिव मिल रही है। बहुत अच्छा, फोर्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, नेगेटिव मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं x इज लेस देन 0 के लिए। x इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, 0 से कम होने का मतलब कि x जो है बेटा वो कौन सा नंबर मिल गया, नेगेटिव नंबर मिल गया है, और नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो इट विल गिव पॉजिटिव। करके देखिए, -2 का स्क्वायर क्या देगा, 4 देगा ना, प्लस का 4 देता है, -3 का स्क्वायर करके देखिए +9 देता है। ठीक है, तो यहां पर जब नेगेटिव का स्क्वायर किया तो इसने क्या दिया, इसने पॉजिटिव दिया, लेकिन साथ में यहां पर एक और चीज पहले से अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, माइनस, इसलिए टोटली हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा बेटा। तो फोर्स यहां पर क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया।
ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फोर्स नेगेटिव आया, x इज लेस देन 0 के लिए भी फोर्स क्या है बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब जब पार्टिकल x इज ग्रेटर देन 0 वाली पोजीशन पे होगा बेटा, तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन लग रहा होगा बेटा, ठीक है, टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। यानी पार्टिकल किधर की साइड आना चाहता है बेटा, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आना चाहता है। और जब पार्टिकल x इज लेस देन 0 पर होगा बेटा, तो भी पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा बेटा। जब पार्टिकल पे नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा होगा बेटा, ठीक है। अब पार्टिकल इधर की साइड में जा रहा है नेगेटिव, तो बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए कि कभी पार्टिकल अगर स्टार्ट हो गया नेगेटिव में चलना 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 चलना, तो उस पे वापस पॉजिटिव की तरफ फोर्स ही नहीं है। अब फोर्स नहीं है तो क्या कभी वो माध्य स्थिति की तरफ वापस जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। अब बिल्कुल गया ही नहीं, तो क्या वो अगर फ्लो कर रहा है तो फ्लो ही करता रह जाएगा, पीछे जाता जाएगा, आगे नहीं जा सकता। अगर टू कर रहा है, आगे जा रहा है, तो आगे ही जाता रहेगा, पीछे नहीं जा सकता बेटा। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है बेटा, वो रेखीय गति कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोलनी गति नहीं होगी। यानी हम कंक्लूजन यहां से निकालते हैं बेटा, क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर n एक सम नंबर हो तो गति दोलनी गति नहीं है, तो गति दोलनी गति नहीं होगी बेटा। तो गति जो है वो दोलनी गति नहीं होगी, ठीक है। तो दोलनी गति कब होती है ये अभी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो केस नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। केस नंबर 2 की अगर बात करें, हम कह रहे हैं कि यदि n एक विषम नंबर है बेटा, यदि n क्या है, एक विषम नंबर है, ठीक है। अब विषम नंबर में हम 1 को ले सकते हैं, लेकिन यहां पर 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 जो है वो कंडीशन बनेगा बेटा किसकी, सरल आवर्त गति की, ठीक है। तो n एक विषम नंबर है, मतलब n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 5, 7 आगे तक आप ले सकते हैं बेटा, ठीक है। n = 3, 5, 7 जो भी लेना है आप ले सकते हैं। अब यहां पर सुनना बेटा कि a पॉइंट b पॉइंट, अगर हम बात करें बेटा x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0 के लिए, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0 बेटा, ठीक है। अगर वही पार्टिकल वाला वापस बना लीजिए कि x बराबर 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पे और x इज लेस देन 0 पे। अब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम बात करेंगे बेटा, तो 0 के लिए क्या होगा, देखो x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब करोगे, हम 3 लेके काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव का क्यूब भी पॉजिटिव देगा, लेकिन साथ में एक माइनस प्रेजेंट है, इसलिए फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा बेटा। तो फोर्स यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब अगर x की वैल्यू बेटा लेस देन 0 रखी जाए, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव रखी जाए बेटा, नेगेटिव का जब क्यूब करोगे, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव देगा बेटा, और नेगेटिव के क्यूब ने नेगेटिव दिया, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा, पॉजिटिव देगा बेटा। तो हमें फोर्स क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें फोर्स पॉजिटिव मिल गया बेटा। अब देखो समझो कि जब x इज ग्रेटर देन 0 है बेटा, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स किधर की साइड लग रहा है, फोर्स लग रहा है बेटा टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब कि इधर की साइड में लग रहा है बेटा, ठीक है। फोर्स किधर की साइड लग रहा है बेटा, टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। और जब x इज लेस देन 0 है तो फोर्स किधर लग रहा है बेटा, टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बेटा। अब आप यहां पे बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जब पार्टिकल ग्रेटर देन 0 पे होता है तो मेन पोजीशन की तरफ आने के लिए, माध्य स्थिति की तरफ लाने के लिए उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो x इज लेस देन 0 पर होता है तो भी उसको माध्य स्थिति में लाने के लिए बेटा इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। यानी फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, वो किधर की साइड लग रहा है, दोनों ही कंडीशन में देखिए बेटा, वो टूवर्ड्स माध्य स्थिति की ओर लग रहा है, माध्य स्थिति की तरफ लग रहा है। माध्य स्थिति की तरफ जब फोर्स लगता है बेटा, जब माध्य स्थिति की तरफ फोर्स लगता है तो माध्य स्थिति की तरफ फोर्स लगने पर क्या हुआ बेटा, माध्य स्थिति की तरफ फोर्स लगने पर पार्टिकल को वो
टू एंड फ्रो मोशन करवा रहा है बेटा, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं, अब देखो यहाँ टू एंड फ्रो हो रही है, आगे पीछे मोशन हो रही है, साथ में एक टाइम पीरियड के बाद में रिपीट हो रही है, इसलिए हमारा कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन हमारा निकल के आता है बेटा कि अगर n एक विषम नंबर है, n एक विषम नंबर है, n एक विषम नंबर है, तो गति दोलनी गति होगी, तो गति दोलनी गति होगी, ठीक है बेटा। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया। अब यहां पर हम साइड में बेटा कुछ मैं आपको लिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। n बराबर 1 हमने नहीं लिया, इसका मतलब हम ये बोलेंगे बेटा, सुनना, कि यदि n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 1 हो तो बेटा फोर्स क्या हो जाता है, माइनस के एक्स बन जाता है बेटा। अगर n की वैल्यू 1 कर दोगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, ठीक है। ये जो है बेटा, ये जो है ये शो करेगा बेटा, ये शो करेगा हमारे पास किसको, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा कौन सी गति को, सरल आवर्त गति को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि सरल आवर्त गति जो होती है वो भी एक स्पेशल केस है, सरल आवर्त गति जो है बेटा वो भी एक स्पेशल केस होता है। किसका स्पेशल केस होता है बेटा, दोलनी गति का, ठीक है। कौन सी गति का, दोलनी गति का, जिसमें कि n की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, ठीक है। यदि n बराबर 1 हो तो f बराबर माइनस के एक्स होगा, तथा गति सरल आवर्त गति होगी, तथा गति सरल आवर्त गति होगी बेटा। तो गति जो होगी बेटा यहां पर कौन सी गति हो जाएगी बेटा, सरल आवर्त गति हो जाएगी, क्लियर। तो सरल आवर्त गति के लिए कंडीशन क्या है, n बराबर 1 होना चाहिए और साथ में नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। दोलनी गति के लिए कंडीशन क्या है कि नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए फोर्स में, एंड n की पावर जो है, जो घात है n, वो क्या होना चाहिए बेटा, विषम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, दोलनी गति और सरल आवर्त गति के लिए कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब हम सरल आवर्त गति को डिटेल में समझते हैं कि सरल आवर्त गति कितने टाइप की रहेंगी और क्या क्या इसके अलावा भी क्या और कंडीशंस बन सकती है बेटा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बट साथ में इसका भी एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं दोलनी गति से रिलेटेड बेटा, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा, दोलनी गति को पहचानने के लिए उस पर एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कि बताइए कि गति दोलनी गति तथा सरल आवर्त गति है या नहीं, यदि है तो बताइए कि उसकी माध्य स्थिति क्या होगी, यानी वो किस पोजीशन के अबाउट आगे और पीछे मूव करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी बेटा। क्वेश्चन को पहचानने, क्वेश्चन आपको पता लग गया है। अगर दोलनी गति हो, 4-5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, दोलनी गति है तो टिक कर देंगे, सरल आवर्त गति है तो टिक कर देंगे, नहीं है तो क्रॉस लगा देंगे, और अगर है तो माध्य स्थिति भी ज्ञात करेंगे बेटा, ठीक है। कंडीशन आपको पता है, नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, पावर विषम नंबर होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम देखते हैं दोलनी गति के लिए, यहां पर माइनस है बेटा, ठीक है। तो ये हो सकता है कौन सी गति, दोलनी गति। पावर कितनी है, 1, मतलब विषम नंबर, तो ये दोलनी गति है। विषम है और विषम में भी कितनी है बेटा, 1 है पावर, तो ये सरल आवर्त गति भी होगी, ठीक है। और हमें अगर माध्य स्थिति निकालनी होती है बेटा, तो माध्य स्थिति निकालने के लिए हम जो लगने वाला फोर्स होता है बेटा, उस फोर्स को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। अगर तुम -7x को 0 के बराबर कर दोगे बेटा, तो क्या मिल जाएगा, x = 0 मिल जाएगा बेटा, ठीक है। क्या मिल गया हमें, x = 0 मिल गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, उसमें माध्य स्थिति हमें पता लग गई। इस वाले में बात करें बेटा, माइनस प्रेजेंट है, होना भी चाहिए था, पावर विषम नंबर है और होनी भी चाहिए थी दोलनी गति के लिए, तो आंसर टिक कर दो, ये दोलनी गति है। फिर क्या करें, सरल आवर्त गति के लिए पावर कितनी होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, लेकिन ये पावर 1 नहीं है, इसलिए यहां पर ये सरल आवर्त गति नहीं होगा।
लेकिन दोलनी गति है, इसलिए हम यहाँ पे माध्य स्थिति निकाल सकते हैं बेटा, और इसको हम 0 के बराबर कर दें तो हमें माध्य स्थिति पता लग जाएगी। जब इसको बराबर कर दिया x माइनस पूरे फोर्स को, तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, x इक्वल टू 3 मिलेगा बेटा। तो हमारे लिए क्या हो गया, x इक्वल टू 3 जो है इस बार वो क्या बन गई है, माध्य स्थिति बन गई है। ठीक है, उसके बाद में क्या करें, इसके लिए चेक करते हैं, माइनस है, पावर विषम नंबर नहीं है, इसलिए दोलनी गति नहीं होगी। अगर ये दोलनी गति नहीं है तो ये सरल आवर्त गति भी नहीं होगी। उसके अलावा माध्य स्थिति की तो हमें बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये गति ही नहीं है दोलनी गति, इसलिए बात ही नहीं करेंगे। प्लस आ गया, प्लस आते ही कहानी खत्म, ये दोलनी गति भी नहीं होगी और सरल आवर्त गति भी नहीं होगी, क्योंकि फोर्स क्या होना चाहिए था, नेगेटिव में आना चाहिए था, रिस्टोरिंग फोर्स बनना चाहिए बेटा। तो इस पे यहाँ पे क्रॉस 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 लगा दीजिए। इधर भी प्लस आ गया, प्लस आते कहानी खत्म हो जाती है बेटा। तो प्लस आते कहानी खत्म, ये मोशन जो है इसमें केस में दोलनी भी नहीं होगी, सरल भी नहीं होगी, सरल आवर्त गति भी। ठीक है, चलो अब हमने ये पढ़ लिया, इसका न्यूमेरिकल कर लिया बेटा दोलनी गति पे। अब हम ये समझते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है सरल आवर्त गति बेटा, ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं, सरल आवर्त गति के लिए बेटा, कि सरल आवर्त गति के लिए मैथमेटिकली कौन कौन सी इक्वेशंस हो सकती हैं बेटा, और सरल आवर्त गति कितने टाइप की हो सकती है। टाइप जो है हम पहले यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो कोणीय सरल आवर्त गति को आगे भी डिस्कस कर सकते हैं बेटा फ्यूचर में। ठीक है, चलो एक बार देखें। सुनिएगा बेटा, इसके अंदर हम ले रहे हैं यहां पर सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति मतलब बेटा SHM, सरल आवर्त गति मतलब SHM बेटा। देखो ये SHM दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा लीनियर SHM, लीनियर SHM बेटा, और एक होता है एंगुलर SHM, लीनियर SHM, और देन होती है बेटा एंगुलर SHM। ठीक है बेटा, लीनियर SHM और एंगुलर SHM। लीनियर SHM की बात करें बेटा तो लीनियर SHM को बोलते हैं रेखीय सरल आवर्त गति, रेखीय सरल आवर्त गति बेटा। एंगुलर SHM को बोलते हैं बेटा कोणीय सरल आवर्त गति, कोणीय सरल आवर्त गति बेटा। ठीक है, ये बोला करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, हाँ जो लीनियर SHM है बेटा, सरल रेखीय सरल आवर्त गति, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कौन सा बेटा, स्प्रिंग वाला, कि स्प्रिंग की मोशन बेटा, और उसको लेते हुए हम कंडीशन डिराइव करते हैं। देखो हमारे पास में क्या है बेटा, एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे अभी हमने कोई मास नहीं लटकाया, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई मास नहीं लटकाया, तो अभी स्प्रिंग जो बेटा वो नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग अभी किसके अंदर है बेटा, नेचुरल लेंथ में, मतलब ये वाले केस के अंदर जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ के अंदर है बेटा। स्प्रिंग कौन से केस में बेटा, नेचुरल लेंथ के अंदर। स्प्रिंग कौन से केस में बेटा, नेचुरल लेंथ में। ठीक है, अब स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में बेटा, अब हम क्या करते हैं, इस पर एक मास लटका देते हैं बेटा। ठीक है, अब हम इस पर एक मास लटका देते हैं बेटा। जब हमने इस पर मास लटकाया, देखिएगा तो मास लटकाने पर क्या होगा बेटा, और हमने कितना मास लटकाया, m मास लटका दिया बेटा। जब m मास लटका दिया तो नीचे की साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना, m की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या बन जाएगा, mg बन जाएगा। ठीक है, जो mg बन जाएगा, तो mg जब नीचे लगेगा तो वो खींचेगा स्प्रिंग को बेटा। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग जो है खिंच गई, ठीक है, और कितने फोर्स से खिंची बेटा, m से, तो नीचे लगा mg। ठीक है, एक्सटेंशन जो हुआ बेटा इसके अंदर, जो विस्थापन हुआ स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, जो खिंचाव आया वो कितना आया बेटा, L आया।
तो स्प्रिंग फोर्स अभी आपको बताया था केएल होता है, एफ बराबर क्या बताया था माइनस के एक्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ध्यान रखिएगा कितना होता है माइनस के एक्स, अकॉर्डिंग टू हुक लॉ होता है। ये वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ाया गया बेटा, ठीक है। तो यहां पर फोर्स लगेगा कितना के एल, ठीक है। स्प्रिंग जिधर खिंचती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखो आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो बेटा एम जी इज इक्वल टू के एल, एम जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा के एल लिख सकते हो। इस वाली पोजीशन को हम बोलेंगे बेटा माध्य स्थिति, इस वाली को क्या बोलेंगे माध्य स्थिति, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो mg होगा नीचे वाला फोर्स वो ऊपर वाले फोर्स केएल के बराबर है। अगर mg बराबर है केएल के तो एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा बेटा 0 के बराबर हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो गया 0 हो गया बेटा। अब नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो हम उस स्थिति को कौन सी स्थिति बोलते थे माध्य स्थिति। अब हम क्या करेंगे बेटा माध्य स्थिति के बाद पार्टिकल को थोड़ा सा और नीचे खींचेंगे बेटा। पार्टिकल को हम क्या करने वाले बेटा और नीचे खींचने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। पार्टिकल को हम क्या करने वाले हैं बेटा, पार्टिकल को और खींचने वाले माध्य स्थिति से। हमने थोड़ा और खींचा, समझिए हमने पार्टिकल को थोड़ा और खींच लिया तो इसमें मान लेते हैं एक्सटेंशन और आ गया बेटा। कितना एक्सटेंशन आ गया एक्स एक्सटेंशन आ गया बेटा। तो नीचे की साइड में mg, ऊपर की साइड में फोर्स कितना हो जाएगा बेटा के एक्स फोर्स होता था। एक्सटेंशन कितना है l तो पहले से था, x और आ गया नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन बेटा, तो यहां पे हो जाएगा k इंटू एल प्लस एक्स, ठीक है। तो हमें एफ नेट जो पता लग गया बेटा वो कितना पता लग गया है, तो आंसर है k इंटू एल प्लस एक्स। क्लियर, बहुत अच्छा। अब यहां पर अगर आप एफ नेट निकालना चाहें बेटा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको रफ कर देते हैं, बाद में एंगुलर एसएचएम पढ़ लेंगे, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट है किसकी स्पेस की बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा अगर एफ नेट निकाला जाए बेटा, एफ नेट बल कितना लगेगा, तो नीचे कितना लग रहा है mg माइनस के एल प्लस एक्स, जो ऊपर लग रहा है नीचे वाले में से किसको माइनस कर दिया ऊपर वाले को, के एल प्लस एक्स बेटा, ठीक है। तो अगर यहां से देखें तो हमें क्या मिलेगा बेटा mg माइनस के एल माइनस के एक्स बेटा। इस माध्य स्थिति वाले से देखिए mg किसके बराबर है बेटा के एल के बराबर है। अगर mg को आप के एल पुट कर देंगे बेटा तो यहां से ये भी KL हो जाएगा, ये प्लस का KL बनेगा, ये माइनस का KL, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ नेट जो बना बेटा, एफ नेट वो किसके बराबर बन गया बेटा माइनस के एक्स के, ठीक है। एफ नेट किसके बराबर बन गया है, तो आंसर है बेटा एफ नेट आपका बन गया है माइनस के एक्स। क्या बात समझ में आई, क्लियर। तो अब देखिए हमें कंडीशन जो हमने आपको पहले बताई थी वही कंडीशन हमें मिल गई है बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बहुत अच्छा। अब यहां पर देखिए, अब हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेपर में इसी से हम कंफर्म करें, इसके अलावा 2-3 कंडीशन और बनती है तो वो भी हम डिराइव कर लेते हैं बेटा। क्या आपको पता है फादर इज इक्वल टू मदर लिखा जाता है बेटा, फादर इज इक्वल टू मदर, तो एफ नेट को क्या लिखा जा सकता है बेटा एम ए, ठीक है। एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब त्वरण। एम ए बराबर कितना माइनस के एक्स, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। बोलो हो गया नहीं हो गया। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर हमने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि k बाई एम किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। बहुत अच्छा। अब तो a बराबर जो एक तो कंडीशन ये हो गई बेटा, आप एक ये वाली भी अगर कहीं प्रूव कर देते हैं बेटा a इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो भी आप क्या बोल सकते हैं कि मोशन कौन सी होगी बेटा, गति कौन सी होगी, तो आंसर है गति सरल आवर्त गति हो जाएगी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब क्या करें, एक्सेलरेशन को भी अगर मान लीजिए कोई एक्स वाली इक्वेशन मिल जाए टाइम की फॉर्म में, तो वहां पर क्या करेंगे बेटा, तो वहां पर आपको पता है एक्स और टी के रिलेशन से 2 बार डिफरेंशिएट करके क्या निकाला जा सकता है बेटा, बोलो क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में लिखें तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है बेटा, आपको पढ़ाया हुआ है, ना जाने कितनी बार पढ़ाया हुआ है, तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ले आए, इजुकल टू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजुकल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन बेटा, ठीक है। डायग्राम देख लें, कंडीशंस देख लें, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको तीनों में से कोई भी अगर आप एक सेटिस्फाई करा देंगे बेटा, तो मोशन को कौन सा बोल सकते हैं आप, सरल आवर्त गति। इसके अलावा बेटा एक और हमारे पास में इक्वेशंस होती हैं, बेटा इसके अलावा हमारे पास में सरल आवर्त गति को पहचानने के लिए एक इक्वेशन और होती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, ठीक है ना, त्रिकोणमिति वाले फलन की फॉर्म में, साइन वाले की में। तो हम उसको भी डिराइव करेंगे, बट विद डायग्राम करेंगे, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति के साथ कंपैरिजन करते हुए करेंगे। तो अभी मैं उसको यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ बेटा। अब समझिएगा, हमने लीनियर एसएचएम के लिए बात कर ली बेटा, अब एंगुलर एसएचएम के लिए बात करते हैं कोणीय सरल आवर्त गति के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा बेटा, कोणीय सरल आवर्त गति की अगर बात करें, ठीक है, कोणीय सरल आवर्त गति बेटा, किसकी बात करने वाले हम, कोणीय सरल आवर्त गति की बेटा। अगर कोणीय सरल आवर्त गति की बात करें तो सुनिएगा उसके एग्जाम्पल बेटा। पेंडुलम देखो, यहां पर जो सरल लोलक जिसको बोलते हैं बेटा, वो क्या कर रहा है, वो सरल लोलक जो है बेटा कुछ थीटा एंगल पे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गया है, कोण बना रहा है। जब कोण मतलब कोणीय गति, कोण मतलब कोणीय गति, तो यहां पर इस टाइप की मोशन होगी बेटा, इसको बोलेंगे कोणीय सरल आवर्त गति, ठीक है। इसके लिए कंडीशन समझना, कंडीशन सारी इसी से सेम रहेंगी, बस हमें चेंज करते जाना है, हमें कोणीय पैरामीटर का यूज करना है। जो काम चलाने के लिए बल करता है, फोर्स करता है बेटा, घुमाने के लिए वही काम टॉर्क करता है। कौन काम करेगा बेटा, वही काम, तो टॉर्क काम करेगा। तो फोर्स का अब मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं जाएंगे, इसका डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कोणीय के लिए, सिर्फ हम कंपैरिजन करेंगे बेटा। इसके साथ हम जो सरल रेखीय टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कोणीय टर्म से रिप्लेस कर देंगे बेटा। तो बल का रिप्लेसमेंट टॉर्क से हो जाएगा बेटा, टो से, के का रिप्लेसमेंट सी से हो जाएगा, यहां पर ये एक कांस्टेंट बन जाएगा, यहां पर ये भी कांस्टेंट था, बस ये कोणीय कांस्टेंट हो जाएगा और ये रेखीय कांस्टेंट में चल रहा था, ठीक है। एक्स कौन सा था, रेखीय विस्थापन था, यहां पर ये कोणीय विस्थापन हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो थीटा का मतलब ध्यान रखें, थीटा का मतलब क्या है बेटा, कोणीय विस्थापन। थीटा का मतलब क्या है, कोणीय विस्थापन, ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाइए बेटा। जो रेखीय त्वरण होता है, यहां पर चलेगा कोणीय त्वरण, तो यहां पर ए का रिप्लेसमेंट कोणीय त्वरण का सिंबल होता है बेटा अल्फा। ओमेगा में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो एक्स है बेटा वो रेखीय विस्थापन है, इसलिए आप उसको क्या लिख देंगे, कोणीय विस्थापन बेटा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई बेटा कोणीय सरल आवर्त गति के लिए। तीसरी इक्वेशन डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो d2 x की जगह बेटा थीटा लिखना पड़ेगा, कोणीय विस्थापन, तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर बेटा प्लस, इधर ले आइए इस वाले को, मतलब इसके कंपेयर करके लिखिए ओमेगा स्क्वायर, x की जगह क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। तो आप देख सकते हैं लीनियर में और एंगुलर में, कोणीय में और रेखीय में कंपैरिजन किया जा सकता है और इक्वेशन लिखी जा सकती है बेटा, ठीक है। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है बेटा पूछ लीजिए। बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ऐसे सरल आवर्त गति का ही, कि सरल आवर्त गति की तुलना, सरल आवर्त गति की तुलना एक समान वृत्तीय गति से करने पर, एक समान वृत्तीय गति
से करने पर। मैंने आपको कहा था बेटा कि यहाँ पर सरल आवर्त गति में जो कण है जब मोशन करेगा, गति करेगा, तो उसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा बेटा, ठीक है। साथ में एक त्रिकोणमिति फंक्शन साइन की फॉर्म में एक और इक्वेशन बनती है बेटा, हमें उसको भी डिराइव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सरल आवर्त गति की तुलना करेंगे बेटा किससे, एक समान वृत्तीय गति से। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो ओमेगा सबसे पहले आप वृत्तीय गति में पढ़ते थे उसको हम यहाँ पर सरल आवर्त गति में यूज करेंगे। जो टाइम पीरियड, जो आवर्त काल आप यहाँ वृत्तीय गति में पढ़ा करते थे बेटा, उसको हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं, सरल आवर्त गति में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुलना करते हैं बेटा कि हमारे पास में बेटा एक सर्किल है, एक वृत्त है, हमने ये एक वृत्त ले लिया है बेटा, ठीक है। इस वृत्त पर एक पार्टिकल बेटा P, एक पार्टिकल ले लिया बेटा P। इस पार्टिकल P की हमें मोशन देखनी है बेटा, ये कौन सी मोशन करेगा, तो समझना जो P है बेटा ये करेगा वृत्तीय गति। P की मोशन जो होगी बेटा वो वृत्तीय गति होगी, यानी वृत्तीय पथ पे मोशन कर रहा होगा बेटा, ठीक है। तो इसकी मोशन को बोलेंगे वृत्तीय गति। अब उसके बाद में क्या होगा, हम यहां पर एक फुट डालेंगे बेटा, m क्या होगा, फुट, ठीक है। किसका फुट होगा बेटा, P का फुट होगा, ठीक है। फुट की परछाई होगी, आप ऐसा समझिए, ठीक है। कहां पर डालेंगे, ऑन y एक्सिस बेटा, ऑन y एक्सिस। आप x पे भी डाल सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो उसकी जो गति होगी बेटा m की गति, वो कौन सी गति होगी बेटा, सरल आवर्त गति। m की जो गति होने वाली है बेटा वो कौन सी गति होने वाली है, सरल आवर्त गति। तो अब देखो, जब P पार्टिकल यहां पर है बेटा, पार्टिकल को घुमाना है सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पथ पे, और इसके फुट को देखते हुए चलना है। तो अभी इसका फुट, परछाई डालिए बेटा, परपेंडिकुलर डालिए, किस पर, y एक्सिस पर। ये y एक्सिस है बेटा, इस y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे बेटा तो वो यहां पर आएगा, मतलब अभी फुट यहां पर आएगा बेटा, ठीक है। अब पार्टिकल को आगे बढ़ाइए वृत्तीय पथ पर बेटा, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसका फुट y एक्सिस पे डालना है, परपेंडिकुलर डालना है, मतलब बेटा फुट यहां पर आएगा, ठीक है। m यहां पहुंच जाएगा बेटा, मतलब पार्टिकल देखो सर्कुलर पाथ पे आगे बढ़ा, फुट जो था वो पहले यहां था, अब यहां चला गया, मतलब इधर आगे बढ़ गया बेटा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो रेखीय, वो एक लाइन में मोशन कर रहा है बेटा, एक सरल रेखा में मोशन कर रहा है। फिर जब पार्टिकल यहां पहुंचा बेटा, यहां से चल के पार्टिकल यहां पहुंचा, कण यहां पहुंचा बेटा, ठीक है, वृत्तीय पथ पे चल रहा है, तो इसका फुट जो है बेटा वो यहां पर आ गया, मतलब इधर चला गया बेटा। इसकी रेडियस जो है, त्रिज्या जो r है, हम उसको यहाँ पे a ले लेंगे बेटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, त्रिज्या को हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटा, a लेकर चल रहे हैं। अब जब फुट यहाँ, जब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा बेटा तो इसका फुट भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस तो यही है। अब पार्टिकल को और आगे बढ़ाते जाइए, पार्टिकल जब यहाँ जाएगा बेटा तो इसका फुट देखो कहाँ पर आएगा बेटा, इधर की साइड यहाँ पर आ जाएगा, यहां पर आ गया बेटा फुट। जब पार्टिकल यहां है तो इसका फुट कहां आएगा, तो इसका फुट बेटा यहां पर आएगा। यानी आप समझिए कि पार्टिकल P ने कौन सी मोशन करी, सर्कुलर पाथ पे, अर्धवृत्त पे, ठीक है। जब पार्टिकल P ने अर्धवृत्त कंप्लीट किया बेटा तो m की जो मोशन है, अगर m की मोशन देखें बेटा तो m पहले कहां गया, ऊपर की साइड में, और चलता गया बेटा जहां तक जा सकता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब इसने नेक्स्ट वाले 1/4 पार्ट में बेटा पार्टिकल आया तो हमारा जो पार्टिकल था m, फुट जो था वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट हुआ बेटा, ठीक है, और यहां तक पहुंच गया बेटा, ठीक है। अब और आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है, आगे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल बेटा आगे मूव करना स्टार्ट हुआ। देखो इसके फुट ड्रॉ करिए, अभी यहाँ फुट आएगा, फिर फुट यहाँ आएगा, फिर फुट यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब पार्टिकल थर्ड वाले
जो 1/4 पार्ट है 3/4 पार्ट में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन हमारा जो m है बेटा वो डाउनवर्ड जा रहा है। m किधर जा रहा है बेटा? डाउनवर्ड। जब पार्टिकल 4th पार्ट में पहुंचा बेटा तो इसका फुट देखिए यहां पर, मतलब डाउनवर्ड के बाद में पार्टिकल जो m है वो किधर जा रहा है बेटा? ऊपर की साइड में जा रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो P जो है वो कौन से पाथ में घूम रहा है? वृत्तीय पाथ में। लेकिन जो फुट है, फुट क्या कर रहा है? पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे चलता गया, फिर ऊपर आया। मतलब कौन सी मोशन? अरे सरल आवर्त गति, आगे और पीछे। मतलब ये कौन सी मोशन कर रहा है बेटा? सरल आवर्त गति कर रहा है। कौन सी मोशन कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है। कौन कर रहा है सरल आवर्त गति? m कर रहा है। और p कौन सी गति कर रहा है? तो p वृत्तीय गति कर रहा है। यही तो हम चाहते थे कि सरल आवर्त गति की तुलना कर लें किससे? एक समान वृत्तीय गति से। ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब यहां पर हम इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं बेटा। अब हम क्या डिराइव कर लेते हैं? यहां पर इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं बेटा। इक्वेशन डिराइव करें तो मान लेते हैं, अब देखो अब मैं इसका अंदर वाले पार्ट को रफ कर देता हूं, है ना, बहुत गंदा लग रहा था वरना डायग्राम। चलो अब अच्छा हो गया डायग्राम। अब क्या हुआ? किसी टाइम t पर बेटा देखो यहां पे पार्टिकल ने t बराबर 0 पे मोशन स्टार्ट करी थी। आपको पता है जब घूमता है तो इसके पास में कोई कोणीय वेग होता है बेटा, जिसको हम ओमेगा बोल रहे हैं। ठीक है, ये ओमेगा से घूमेगा तो t टाइम में बेटा यहां पहुंच गया। ठीक है, t टाइम में जब यहां पहुंचा तो इसका जो फुट था वो यहां पर होगा बेटा। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिख सकते हो आप? y ले सकते हो बेटा। उसका विस्थापन कि पार्टिकल माध्य स्थिति से जो फुट है वो माध्य स्थिति से कितना चला गया बेटा? y डिस्टेंस, y दूरी आगे चला गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा समझिएगा, ओमेगा से घूमा तो यहां पर बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या हो गया? ओमेगा टी हो गया बेटा। ठीक है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी को आप यहां पर कि पार्टिकल ने कितना कोण ट्रेवल किया? थीटा बराबर ओमेगा टी। अब आपको पता है एकांतर कोण बेटा, एकांतर कोण से अगर देखें तो ये ओमेगा टी है बेटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। और हमने इसकी त्रिज्या जो रेडियस ली थी वो कितनी ली थी बेटा? a। अब आप क्या करिए, ट्राइंगल में कौन कौन सा? ओ एम पी, ट्राइंगल ओ एम पी बेटा, ट्राइंगल ओ एम पी में क्या करिए, साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा। तो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। हिंदी में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। या आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या हो गया? ओमेगा टी हो गया बेटा। ठीक है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी को आप यहां पर कि पार्टिकल ने कितना कोण ट्रेवल किया? थीटा बराबर ओमेगा टी। अब आपको पता है एकांतर कोण बेटा, एकांतर कोण से अगर देखें तो ये ओमेगा टी है बेटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। और हमने इसकी त्रिज्या जो रेडियस ली थी वो कितनी ली थी बेटा? a। अब आप क्या करिए, ट्राइंगल में कौन कौन सा? ओ एम पी, ट्राइंगल ओ एम पी बेटा, ट्राइंगल ओ एम पी में क्या करिए, साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा। तो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। हिंदी में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। या आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर लंब क्या आ रहा है बेटा? तो लंब y आ रहा है, तो लिख दीजिए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y डिवाइड बाई कर्ण क्या आ रहा है बेटा? a। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? a साइन ओमेगा टी। ठीक है, यानी कि जब कोई पार्टिकल सरल आवर्त गति करता है बेटा तो उसके कण के लिए साइन के फंक्शन में एक इक्वेशन दी जा सकती है बेटा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी।
ठीक है बेटा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ए का मतलब मैं आपको बता देता हूं, अधिकतम विस्थापन। बेटा ए का मतलब क्या है? अधिकतम विस्थापन। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। बेटा इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ओमेगा कोणीय आवृत्ति, टी मतलब समय।